हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम विनय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट की। ठीक है, इन्वायरमेंट में बात करने वाले हैं आपके जितने भी टॉपिक लेखपाल के लिए और लोअर पीसीएस के लिए हैं, क्योंकि आपके केवल टोटल 10 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो उन 10 क्वेश्चन के लिए ये पीडीएफ ना सफिशिएंट रहेगी। जितना मैं बता रहा हूँ उतना काम करेगा। ठीक है, वो सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आराम से इसको देखना, चिल मार करके एकदम बस सुनते रहना जो भी बोल रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड ज़्यादा अच्छी होंगी या नहीं होंगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मैं बोल रहा हूँ ना बस उसको सुनते रहना। सुन लोगे ना, काम हो जाएगा बस। ठीक है, बहुत टाइम लगा है इसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, इधर उधर से सर्च करके एक साथ कोलैब किया है, तो इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी अब देरी के। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए काम की हैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो एक कोटेशन है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो अथर्ववेदा में लिखा है हम लोगों के। द अर्थ इज़ अवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रन। ठीक है, धरती हमारी माता और हम उनके क्या हैं, बच्चे हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज अ डीप रिस्पेक्ट फॉर आवर नेचर। इंडिया स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हम लोगों के ऋषि मुनि और जो कि हमारे ट्राइबल कल्चर के बेल्ट के पीपल हैं, वो भी फॉरेस्ट की कितनी ज़्यादा पूजा करते हैं। हमारे यहाँ आज भी बरगद की पूजा की जाती है ना। मतलब हम लोग एज अ ट्री को एज अ गॉड मानते हैं। ठीक है, एक एंथ्रो में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है टोटिज्म करके। ठीक है, टोटिज्म होता है, तो टोटिज्म में भी यही बताया जाता है कॉन्सेप्ट की, मतलब जो पेड़ पौधे हैं ना वो एज अ गॉड की तरीके से वो ट्रीट करते हैं एज अ गॉड को। ट्राइब लोग तो जो ट्राइबल लोग होते हैं ना वो पूजा करते हैं पेड़ों की। तो इंडिया के लिए कितना सिग्निफिकेंट्री है। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात। अब स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ ना कुछ सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। तो उसमें एक सबॉर्डिनेट ऑफिस, मतलब एक क्या, काफ़ी सारे सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं। उसमें एक ऑफिस की बात करते हैं सबसे पहले, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे है, देहरादून में है। ठीक है, इसका क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है कि फॉरेस्ट का सर्वे करना, उनके साथ कोलैब करना। जैसे इसमें लिखा भी है कि ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1 जून 1981 को। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे इंडिया सक्सीडेड द प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 1965 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूएनडीपी और एफएओ। ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट मतलब क्या है कि इसके कुछ वो भी है ऑफिस, रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ बने हैं, जो सेंट्रल जोन का है वो नागपुर में है, और साउथर्न जोन का है वो बेंगलुरु में है, ईस्टर्न जोन का है कोलकाता है, नॉर्थर्न जोन का शिमला में है। ठीक है, इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं, और जो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना ये बना है तो आपका देहरादून के अंदर। ठीक है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये मतलब जो मैं ऑफिस बताने जा रहा हूँ सबॉर्डिनेट ऑफिस, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं। सबॉर्डिनेट ऑफिस क्या है, मतलब ये काम करते हैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ में। जैसे फॉरेस्ट की, अब फॉरेस्ट सर्वे का काम क्या है, फॉरेस्ट का रिसर्च करके बताना। ठीक है, इसकी पब्लिक रिपोर्ट भी होती है, जब जैसे रिपोर्ट नहीं आती फॉरेस्ट सर्वे की कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट बढ़ गया कितना घट गया है, तो ये कोलैब करता है दो के साथ में, यूएनडीपी के साथ में और एफएओ का साथ में। ठीक है, फाओ के साथ में। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आई थिंक शायद नैरोबी है, और फाओ का रोम में है। ठीक है, और फाओ को अभी 1-2 साल पहले शायद नोबेल पीस प्राइज भी मिला था फूड के लिए। ठीक है, तो ये देख के रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है, और ये काम करता है फ्लोरल रिसोर्सेज ऑफ वाइड एरिया ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम कोस्टल सी टू हाई माउंटेन रेंजेस हिमालयस कवरिंग ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये बोटेनिकल सर्वे का काम है। ठीक है, ये बात करता है फ्लोरल के लिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे बात करता है फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, कोलकाता में है, और इसके 16 रीजनल सेंटर बने हैं। ठीक है, ये बात करता है जियोलॉजिकल की, बात करता है ये बोटेनिकल, बात करता है फ्लोरल की, और ये बात करता है फॉनल की। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली के अंदर बनी हुई है। ठीक है, और ये इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1987 में। ठीक है, और इसमें काम क्या होता है, इन दिस अकेडमी ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड डिफरेंट लेवल ऑफ सीनियरिटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बिसाइड ट्रेनिंग द न्यू एंट्रेंस टू द सर्विस। ठीक है, और फिर मैं फ्लो में ना इसको न्यू दिल्ली बोल गया था, बट ये न्यू दिल्ली नहीं है, ये है देहरादून में ही बसी हुई है। ठीक है, कहाँ पे ये, देहरादून में। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी कहाँ पे है, देहरादून में ही है। ठीक है, सॉरी वो देहरादून में। ये जो आईएफएस ऑफिसर बनते हैं ना उनकी ट्रेनिंग अकेडमी भी है ये। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ रीजनल ऑफिस भी है, वो सेंट्रल अकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कहाँ पे, देहरादून में। सेंट्रल अकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एक कोयम्बटूर में है, एक बर्निहाट है, बर्निहाट कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, और करसोंग दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ठीक है,
द Indian Board of Wildlife felt in 1952 to have a zoo in the national capital of a country to provide the recreation to people as a large. तो ये बेसिकली क्या था, इंदिरा गांधी ने अपनी चेयरमैन साहब से उनसे बोला कि यार ऐसा होना चाहिए कि जो एनिमल है ना उनके देख रेख के लिए जू कम से कम होना चाहिए। तो नेचर लवर दिल्ली मतलब उन्होंने लिखा ये चीज़, मतलब एक चीज़ थी उनके लिए। तो फिर सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी टू एनिमल्स भी बनाया गया है ना। फिर उन्होंने कमेटी सेटअप की, तो मतलब 2 साइड अप्रूव की पुराने किला और हिमायतों के बीच में। तो वहाँ पे ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क इस्टेब्लिशमेंट किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। मतलब इंदिरा गांधी ने रिकमेंडेशन दी थी ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, तो उनके टाइम पे ऐसा हुआ, बस मोटा मोटा है, ज़्यादा कुछ उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये क्या है, 1972 में स्टार्ट किया गया था। फ्लोरा, फौना, मिनरल वेल्थ इन सबको देखने के लिए और लोगों के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, म्यूजियम बनाओ, बच्चों को लेके जाओ, दिखाओ उनको कि क्या हमारे कंट्री में चल रहा है, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। और ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया था मंडी हाउस में, जो कि दिल्ली में है, और ये 5 जून 1978 को। और कोइंसिडेंटली है कि ये इन्वायरमेंट डे के साथ भी पड़ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। चलो, और इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं, जैसे कि मैसूर हुआ, भोपाल हुआ, भुवनेश्वर हुआ, सवाई माधोपुर, जो ठीक है राजस्थान में सवाई माधोपुर। तो ये हो गया। अब मैं ये तो थे सबऑर्डिनेट ऑफिस जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ में काम करते हैं। कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो अपने स्वतः काम करते हैं, ऑटोनोमस है। वो क्या, जैसे जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयस इन्वायरमेंट है, ये कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक है। देहरादून मतलब उत्तराखंड में है ये, ठीक है, उत्तराखंड में है। तो इसका काम क्या है, जीबी पंत इंस्टीट्यूट है ये। तो इसका काम है कि फोकस एजेंसीज टू एडवांस साइंटिफिक नॉलेज टू इन्वॉल्व इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, डेमोन्स्ट्रेट देयर एफिशिएंसी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंश्योर इन्वायरमेंटली साउंड डेवलपमेंट इन द इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हिमालय के बारे में काम कर रहा है, जीबी पंत इंस्टीट्यूट है। उसके कुछ रीजनल सेंटर भी हैं, गढ़वाल श्रीनगर हुआ, हिमाचल कुल्लू हुआ, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट ईटानगर में, माउंट डिवीजन न्यू दिल्ली में, माउंटेन डिवीजन, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में एक आता है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये जो बना हुआ है ना, ये बना हुआ है भोपाल में, ठीक है, एमपी में, भोपाल में है, ठीक है। अभी इसका काम आगे पढ़ोगी जब नेशनल क्रेडिट वो जब आएगा ना, इसका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये। इसके कुछ रीजनल सेंटर भी हैं, जैसे ICFRE जो बताया ना, इसके कुछ रीजनल सेंटर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ इनके बारे में पढ़ा होगा कि ये कहाँ पे कहाँ है, बट ये नहीं पता होगा ये आते किसके अंदर। तो ये सारे के सारे आते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर में ही आते हैं। तो इसमें कौन कौन से, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ पे है, जबलपुर में है, ठीक है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोधपुर में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ पे है, शिमला में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कहाँ पे, कोयम्बटूर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोडक्टिविटी कहाँ है, रांची में है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोरहट असम में पड़ता है। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ठीक है। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में है, ठीक है। रिसर्च सेंटर फॉर बेम्बू एंड रत्नाम कहाँ पे है, ऐजवाल में है, ठीक है। ये तो हो गए सारे सेंटर कहाँ पे पढ़ते हैं इसके अंदर, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट, इसका काम क्या है कि फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करना, और कुछ इंडिविजुअल्स आते हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनको समझाने के लिए कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होगा, रिसोर्सेज कैसे होंगे, ठीक है। बस इतना ही है इसका। इंडियन प्लाईवुड इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इवॉल्व की थी CSIR के साथ में 1962 में। इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाना, वुड इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर काम करना, तो ये उसके लिए है, ठीक है। फिर आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WWI, ये 1982 में इस्टेब्लिशमेंट किया था। जो काम करता है ऑफर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज एंड एडवाइजरी इन द वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें काम करता है WWII, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ कुछ अथॉरिटीज़ की, जो ट्राइब्यूनल्स भी हैं, कुछ अथॉरिटीज़ भी हैं। अभी तक हमने किसकी बात की, सबऑर्डिनेट ऑफिस की बात की और कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट की बात की। अब मैं बात करता हूँ कुछ अथॉरिटीज़ की जो ट्राइब्यूनल है, जो कि कौन सी, जैसे सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 4A के अंदर आता है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफर्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंट्री, पर्टिकुलर इन द फ्लोरा, पर्टिकुलर इन द फौना एज द नेशनल जू पॉलिसी 1998, ठीक है। और इनफोर्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स टू अपकीप एंड हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स इन द इंडियन जू एंड कंट्रोल मशरूमिंग ऑफ अनप्लान्ड एंड इल कन्वीनियंट जू,
ठीक है। ये जू अथॉरिटी का काम क्या है, जू के बारे में देखना है कि सारे जानवर सही से रहने हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिकिंग हो रही है उनकी, या फिर उनका हेल्थ केयर सही नहीं है, और उनके मानक चेक करते रहना जू के बारे में। तो ये सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड की गई थी, CJO, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की, एनबीए एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2003 में, जो कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 का, उसके अंदर में एस्टेब्लिशमेंट की गई थी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये किसी भी एक्ट के द्वारा बनाई गई है। जो एक्ट के द्वारा कोई बॉडी बनाई जाती है इसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। और इट्स परफॉर्म द फैसिलिटेड रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इशू ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ट्राइबल पीपल है हमारे यहाँ पे, या हिमालय के बेल्ट के कुछ रीजन है, या फॉरेस्ट है हमारे यहाँ का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इंसान आए हमारे फॉरेस्ट में, जैसे मेडिसिन है या फिर कुछ उन लोगों की पुरानी जानकारी है, जैसे वो दवा बना लेते हैं किसी चीज़ की लेके, तो ऐसा नहीं कि वो जान जाए फार्मूला और वो चला जाए, वो अपने आप उस चीज़ की डेवलपमेंट कर ले और सारा प्रॉफिट रख ले। नहीं, इक्विटेबल शेयर होना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ बना भी रहा है हमारी नॉलेज से, तो हमें उसका शेयर मिलना चाहिए, इक्विटेबल शेयर होना चाहिए। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का यही काम है, उनको देखना और उनको मैंडेट को फुलफिल करना, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता रहता है ये कि अपने यहाँ पे रूल्स इस तरीके से बनाओ। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगी, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे बनी गई है, ठीक है। और एनबीए का हेडक्वार्टर जो है ना वो चेन्नई तमिलनाडु में है, ये याद रखना है इस चीज़ को लेके, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA की। NTCA बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत में, और 2006 में इसमें किया गया था अमेंडमेंट, तब ये आए थे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना वो स्पॉन्सर कर रही है NTCA, ठीक है। और NTCA के थ्रू हम कोई भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं डिक्लेयर कर सकते उनके बारे में, और ये सपोर्ट करता है इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर इन द डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व एंड पुट द टाइगर्स रिकवरी, एक्सटेंशन, और जो भी टाइगर्स आ रहे हैं उनके बारे में देखना, और ये सब काम है NTCA का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ NGTA की, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब बनाया गया था, 2010 में। इसका काम क्या है कि फॉरेस्ट के जो भी वो आते हैं, मतलब जो भी केसेस आ रहे हैं फॉरेस्ट के रिलेटेड है ना, उसको जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट को सॉल्व करना, और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करता है। किस पे बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बात करता है ये, मतलब वर्क करता है नेचुरल जस्टिस पे, नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, इतना पता होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। और ये कोई CRPC और जो IPC बनी है ना उन सबको नहीं मानता है, मतलब ये अपने प्रिंसिपल है, इसकी मैंडेट है और उस पर बात करता है, और ये क्विक रिलीफ दिलाता है, ठीक है। कंपनसेट करना हो या कोई मैटर हो ऐसा, NGT के पास जाओ तो उसको मैटर को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है, ठीक है। अभी NGT के बारे में और थोड़ा आगे की स्लाइड में है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है NGT को, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अभी आने वाली स्लाइड में उसके बारे में। अभी तो शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ सही से, ठीक है। कैंपा अथॉरिटी बनी है। कैंपा अथॉरिटी क्या है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। इसका काम क्या है, जैसे मान लो कि किसी एरिया में कोई कंपनी लग रही है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, तो ये जो कैंपा फंड है ना वो बोलेगा भाई कि देखो अगर तुमने फॉरेस्ट यहाँ पे काटे हैं तो वी नीड सम काइंड ऑफ मनी फ्रॉम यू, तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे। फिर ऐसे ही स्टेट का फंड है, सेंट्रल का भी फंड है, पैसे उसमें आते हैं, उसके बाद उसका डेवलपमेंट किया जाता है कैंपा फंड का। और डेवलपमेंट किया जाएगा कहाँ पे, जो लॉस हुआ इकोसिस्टम का, फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्स, जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट में यूज़ किया गया है ना, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड इनरिचमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कैंपा फंड जो बनाया गया था वो 2016 में बनाया गया था, 2016 में, ठीक है। और ये फंड क्या है, नॉन लैप्सेबल फंड है। ये फंड क्या है, लैप्स नहीं होता है ना, और गेट इंटरेस्ट एज पर रेट डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करती है ना उस बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है कैंपा पे, ठीक है। और नॉन लैप्सेबल फंड है, ठीक है। ये कैंपा 2016 में बनाया गया था, याद रखना। उसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ बोर्ड्स की, ठीक है। कुछ बोर्ड भी जैसे CPCB बोर्ड है, कौन सा, CPCB बोर्ड बनाया गया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974, और ये जो पावर है वो ड्राइव करता है किससे, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड 1981 का। इन दोनों से पावर डिराइव करके CPCB बनाया गया था, जो कि बनाया गया था किसमें, 1974 में, ठीक है। इसका काम क्या है, CPCB का काम क्या है, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये काम क्या कर रहा है,
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है, हर तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। इसकी और क्या काम है, जैसे टू प्रमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम बेल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टेट बाय द प्रिवेंशन टू कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट कंट्रोल और अबेट एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री, ठीक है। और जो AQI चलती है ना, जैसे आप देखते हैं कि भाई आज हवा में ना कितना पॉल्यूशन है, क्या है AQI की, भाई AQI अच्छा है खराब है क्या नहीं है, तो ये सारा काम CPCB का ही है देखने का। इसके अंदर एक संस्था है वो नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये चेक करती है इसमें, ठीक है, पानी का लेवल सही है नहीं सही है, तो ये CPCB का ही काम होता है। वेस्ट मैनेजमेंट को देखना है ना कि वेस्ट में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, मतलब ई वेस्ट को देखना, प्लास्टिक वेस्ट को देखना, ये सब किसका काम है, CPCB का काम है, ठीक है। और CPCB का काम बहुत सारे हैं इसके मैंडेट CPCB के, बट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद इसके रीजनल ऑफिस भी है। रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, बेंगलुरु हुआ, भोपाल, कोलकाता, लखनऊ, शिलोंग, बड़ोदरा और आगरा में, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट। इससे क्या है कि ये देखो नाम से ही पता चलता है, एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट मतलब इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि हेल्प करेगा एनवायरनमेंट के पार्ट में उनके, जैसे फॉरेस्ट हुआ, नेशनल पार्क हुआ, सेंचुरीज हुआ, अदर प्रोटेक्टेड एरियाज एज वेल इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया लाइक वेस्टर्न हिमालय, अरावली, वेस्टर्न घाट, इन सबको रिस्टोर करने का काम करेगा। इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उन पर ध्यान देगा, ठीक है। तो इसका काम यही है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसके समझ में आ रहा होगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ पे कोई क्राइम कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इसके 5 रीजनल ऑफिस भी है, कहाँ पे, दिल्ली हुआ, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड जबलपुर। ये क्या है, स्टेचुरी बॉडी है, मल्टी डिस्टिलरी बॉडी स्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड क्राइम इन द कंट्री। जैसे मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हिरन हुआ या फिर बारहसिंगा हुआ या फिर पेंगुइन हुआ, तो इनका क्या है, खाल निकाल लेते हैं, किसी का सींग निकाल लेते हैं। जैसे एलिफेंट हुआ तो उसका आगे का जो रहता है, उनका सूंड ट्रंक रहता है, उसको वो निकाल लेते हैं लोग, तो उसकी दांत तस्करी करते हैं। तो इन सब काम को बचाने के लिए, इनको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है, ठीक है, कि ऐसे कोई फर्जी के काम ना हो अपने यहाँ पे। जो भी लोग पता नहीं कैसे कर देते हैं ये सब चीज़ें, काम नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, जानवरों से प्यार करना चाहिए हमेशा। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ये क्या है, जैसे मान लो कि कोस्टल मैनेजमेंट की जो एरिया जोन होती है, जैसे समुद्र के पास में कोस्टल जोन होती है ना, तो उनको मैनेज करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट की गाइडलाइन होती है कि भाई आपको इसके पास में आपको होटल टूरिज्म नहीं बनाने हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं करना है, बिकॉज वो हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। अभी सुनामी कभी ज़्यादा तेज़ आ जाए तो फिर वो पूरा रिहेबिलिटी मतलब ख़राब हो जाएगा वहाँ का डेवलपमेंट अगर किया है। और डेवलपमेंट करोगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा तो वैसे भी ऑलरेडी ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही आती है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ठीक है। इसका विजन क्या है कि प्रमोट सस्टेनेबल कोस्ट थ्रू द इंक्रीज पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट ऑफ फॉर द बेनिफिट एंड वेल बीइंग ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसका मिशन क्या है कि सपोर्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल एंड मरीन एनवायरनमेंट फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट बाई इनहांसिंग नॉलेज रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड वो पार्टनरशिप करना है। कोस्टल कम्युनिटी इंटरफेरेंस मतलब लोकल के साथ भी मिलो और साइंटिफिक रिसर्च करो और उसको कोलैब करो और अच्छे से कोस्टल जो भी जोन एरिया है ना उसको अच्छे से सही करके रखो, ठीक है। अब इसकी कुछ स्कीम भी चलती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। कुछ स्कीम्स कौन कौन सी है, जैसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम हुआ, इको स्कीम्स फॉर द इंडिया, ठीक है। जैसे इको मार्क स्कीम है तो इन्वायरमेंट के, एग्रो मार्क होगी तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होती है, याद रखना इस चीज़ को। एग्रो मार्क अगर कहीं आए वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सस्टेनेबल के लिए बात करता है। एक चलता है प्रोग्राम इसको नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ए पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। एक चलता है नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। UNCCD बनी है इसके लिए संस्था, कौन सी, UNCCD है, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो उसके अंदर भी ये एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। ग्रांट इन एड फॉर द वॉलंटरी एजेंसीज, फंडिंग स्कीम्स और नगर वन योजना, ठीक है। तो ये सब चल रही है किस पे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत में, ठीक है। कुछ देखो अब इंपॉर्टेंट इसके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्या है, डेट वो भी है डे, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से डे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के अंदर। सबसे पहले तो नेशनल वर्ल्ड डे, ठीक है, नेशनल वर्ल्ड डे, ठीक है, वो कब है, 5 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद वेटलैंड डे कब है, 2 फरवरी को, ठीक है। 3 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। 18 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे। 20 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। 21 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एंड वर्ल्ड वुड डे, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या होता है, अर्थ डे, ठीक है। 20 मई को क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज डे, ठीक है। 22 को क्या होता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। 23 मई को क्या होता है, वर्ल्ड टर्टल डे।
5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 17 जून को क्या होता है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। 26 जुलाई को क्या होता है, इंटरनेशनल मैंग्रोव डे। अभी मैंग्रोव के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव। टाइगर डे क्या है, 29 जुलाई को। लाइन डे कब पड़ता है, 10 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त को क्या पड़ता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है। 16 सितंबर को क्या पड़ता है, इंटरनेशनल ओजोन डे। राइनो डे कब पड़ता है, 22 सितंबर। इसके लिए विजन राइनो बनाया गया था, ठीक है, विजन राइनो, इसके बारे में भी आगे आएगा, ठीक है, विजन राइनो। उसके बाद 1 to 7 को क्या पड़ता है, 1 to 7 अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक। 6 अक्टूबर को पड़ता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। 23 अक्टूबर को क्या पड़ता है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। स्नो लेपर्ड के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, IBCA के बारे में पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल बायो बिग कैट अलायंस के बारे में, ठीक है। फिर बात करता हूँ 11 दिसंबर को क्या पड़ता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे। क्या पड़ता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे। देखो कुछ प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटीज़ भी हैं इसके अंदर बनी है, प्रोजेक्ट अप्रूवल करके जो वो चीज़ें हैं ना इसके पास, कुछ इंस्टीट्यूट जैसे अभी बताया मैंने, फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बता दिया, कुछ ट्राइब्यूनल के बारे में बता दिया। अब प्रोजेक्ट अप्रूवल है, जैसे मान लो कि मुझे कुछ इन्वायरमेंट का अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराना है, तो वो किसके पास जाऊँगा, जैसे GEAC होती है। तो GEAC का क्या काम है, GEAC इज एज अप्रेजल कमेटी अपेक्स बॉडी इन द कॉन्स्टिट्यूट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रूल, ठीक है। ये क्या करती है, इसके रूल्स कौन कौन से हैं, इसके रूल्स किस किस काम में, जैसे यूज़ ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म फॉर सेल्स 1989 अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। और इसके कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं कौन कौन से, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो सेफ्टी कमेटी, रिव्यू कमेटी फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी फॉर हैंडलिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रूल्स। मतलब क्या है, मोटा मोटा ये समझो, जैसे मान लो कोई ऐसा तो नहीं कोई चेंज कर रहे हो इन्वायरमेंट में जिससे कि कम्युनिटी को कोई इफेक्ट पड़ रहा है। मान लो कि आप GM की कुछ क्रॉप ऐसी बना रहे हो जिससे कि एक पॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़े। GM का क्रॉप मतलब क्या, मान लो कोई भी ऐसा तुम जीन इंसर्ट करा रहे हो, जैसे मान लो कि अब सरसों की है मस्टर्ड, तो अभी मस्टर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया नया, ठीक है, तो उसमें SDN1 और SDN2 यूज़ किया है ना, साइड करके न्यूक्लियस होता है, साइड न्यूक्लियस SDN और SDN2, बट वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि हानिकारक है या नहीं आ रहा है, उसके फील्ड ट्रायल चलते हैं, तो उसकी सबकी परमिशन कौन अप्रूव करता है, जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब परवेश पोर्टल क्या है, परवेश नाम का एक पोर्टल है, परवेश पोर्टल डिजिटल इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट का क्या एक एम है कि मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, कम से कम लोगों और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो परिवेश नाम का पोर्टल क्या है, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सेज फैसिलिटेशन बाई इंटरेक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। तो ये डेवलप किया गया जिससे क्या हो कि जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिल जाए लोगों के मतलब प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि लोग अपने इंस्टीट्यूट और अपनी टेक्नोलॉजी या जो भी है उसको अच्छे से फर्दर बना पाएँ, अपने इंस्टीट्यूट को अच्छे बना, अपनी कंपनियां जल्दी से जल्दी सेटअप कर पाएँ। सिंगल विंडो क्लियरेंस है, अगर कहीं आ जाए परवेश पोर्टल, इसका मतलब क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द ग्रीन क्लियरेंस एंड मॉनिटर देयर सब्सटीट्यूएंट्स कंप्लायंस अक्रॉस द नेशन, ठीक है। ये किस में आता है काम, परवेश में। CDM अप्रूवल भी है, कुछ हजार्डियस बेस्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अप्रूवल भी है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हो गया सारा कुछ, ठीक है, जो भी था ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की साइड से था, मैंने वहीं से ये चीज़ें निकाली थी सारा कुछ, ठीक है। अब मैं कुछ बात करता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन की। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके कुछ रूल्स हैं और रेगुलेशन भी हैं। तो वो जो EPA जो है ना वो 1986 का है, कब किसका है, 1986 का। तो मैं ये जो एक्ट बताते जा रहा हूँ ना, इसमें जो रूल्स हैं कि कब कौन बनाए कौन नहीं, तो इसको एक नोट करते जाना है, लिखते जाना, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स कौन कौन से, इसके अंदर कुछ रूल्स आते हैं, जैसे अमेंडमेंट टू प्रिंसिपल्स रूल, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन हुआ, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, इको मार्क स्कीम हुआ, इको सेंसिटिव जोन हुआ, ठीक है, एनवायरमेंट लैब इसी के अंदर आती है, हैजार्डियस सब्सटेंस मैनेजमेंट इसी के अंदर आ जाएगा, नॉइस पोल्यूशन हुआ, ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, वेटलैंड के रूल हो गए, तो ये सारे किस में आते हैं, इसी में। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम भी आती है, 1991 की है ये, टू प्रोवाइड डैमेज टू द विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ हैंडलिंग एनी हैजार्डियस सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी मान लो हैजार्डियस सब्सटेंस को आप हैंडल कर रहे थे और उससे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसका हैंडल करने के लिए पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस बनाया 1991 में। तो उस एक्ट के तहत में आपको जो भी कंपनसेट होगा या जो भी चीज़ होगी क्लेम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल है एक्ट जो एक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट 2006 का, ठीक है। इसका काम क्या है, to recognize the right of forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers over the forest inhabited by them and provide a framework for according to same। इसमें क्या है कि 2006 का ये
एक्ट है, तो इसमें क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं 20 30 40 साल से, या उनकी 2 या 3 जनरेशन निकल चुकी हैं, तो उनको कैसे हम लैंड प्रोवाइड कराएंगे फॉरेस्ट पे ही। तो और उनके जो माइनर प्रोडक्ट हैं वो कोई और सेल ना करें। माइनर प्रोडक्ट जैसे महुआ हो गया, तेंदुआ पत्ते ही हो गई उनकी, है ना, और उनकी औषधि बनाने की दवा हो गई, ये बहुत सारे जंगल हमें सामान देता है, तो वो सारी चीज़ें जैसे हनी भी हो गया, ठीक है, तो वो कोई और यूज़ ना करे, या उनके इन्वायरमेंट में कोई उनके जो घर में है ना कोई दूसरा एंटर ना करे। तो उन सबको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट होता है 2006 का, ठीक है। अब मैं सेकेंड एक्ट की बात करता हूँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। ये क्या है, ये कंजर्व हेल्प करता है कंट्री फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। It strictly restricts and regulates the de-reservation of forest or use of forest land for the non-forest purpose without the approval of central government। ये क्या करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, मतलब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के ऐसा नहीं हो सकता कि फॉरेस्ट की एक्ट की जो लैंड है ना वो नॉन फॉरेस्ट में तुम यूज़ कर सको, ऐसा नहीं हो सकता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आदेश ना दे दे, और उस पर जब और भी कमेटी होती है वो जब अप्रूवल ना दे दे, तब तक आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज़ में आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अगर वो डिफेंस में या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर कुछ ऐसा नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई तब हम। अभी जो फॉरेस्ट चेंज हुए हैं नए, अभी उनके बारे में बात करता हूँ। 2023 में ऐसे रूल्स आए हैं नए, तो उनके बारे में देखूंगा, अभी बताऊंगा फिर उसके बारे में, आगे है अभी वो भी, ठीक है। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है। इसमें क्या, ये लॉ रिलेटिंग टू फॉरेस्ट, ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एंड ड्यूटी लाइबल ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। ये किस में आता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, ठीक है। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1966 अंडर द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एनजीटी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार और देख लो। एनजीटी का 2010 में बनाया गया था, ठीक है। ये बना था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर। इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ मैटर रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू इन्फोर्स एनी लीगल राइट रिलेटेड टू एनवायरमेंट including natural resources and to provide relief compensation for the damage to individual and property included case relating to accidental medical issues also, ठीक है। इसमें देखो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें भी लिखा है क्या कि द ट्राइब्यूनल विल नॉट बॉन्ड बाई द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बट गाइडेड बाई द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। इसकी 5 एनजीटी की क्या है लोकेशन है जहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे 5 ब्रांच कौन सी है, जैसे न्यू दिल्ली की इसकी मेन सीट है, ठीक है। उसके बाद एक भोपाल में है, पुणे है, कोलकाता है और चेन्नई है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन है, ईसीजी के सबऑर्डिनेट एरियाज है और कुछ ऐसे हैं। तो ये सारे क्या हो गए आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड अभी तक जितना भी चीज़ें थी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की साइट से मैंने ये सारा कुछ लिया था, तो वहाँ पर जितना भी चीज़ें बताई गई थी मैंने आपको सारी की सारी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे कि कुछ करंट में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज रहे हैं मतलब लास्ट 1-2 साल में, और आपको पता होना चाहिए वो, और जो इम्पोर्टेंट है मैंने उन सबको मार्क किया है, तो आप उनको अब देख सकते हैं आगे के लिए। वॉइस थोड़ा मतलब मेरा कभी कभी लोग बोलते हैं कि वॉइस थोड़ा सही नहीं आता है, आई डोंट नो कि कितना सही है कितना नहीं है, तो आप मुझे इसके बारे में बता दो। पर मेरे साइड से वॉइस क्लियर रहती है, और थोड़ा लैग करता है कहीं ना कहीं, मतलब थोड़ा साउंड होगा, इको करता होगा कभी कभी, तो वो थोड़ा मैनेजेबल हो जाएगा अभी नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही हैं मतलब अभी तक लास्ट 1-2 साल 3 साल में, तो वो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कॉन्सेप्ट नया इमर्ज हुआ था, एक पेड़ माँ के नाम, ये कब किया गया था, 5 जून 2024 को, ठीक है। कुछ न्यू रिजर्व भी बनाए गए हैं, टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनाया गया है, मध्य प्रदेश में। सबसे पहले डीएनए की प्रोफाइलिंग की गई कैप्टिव एनिमल्स की बाय गज सूचना ऐप। गज सूचना ऐप के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या किया गया, इससे डीएनए प्रोफाइलिंग की गई कैप्टिव एनिमल, ठीक है। इंडिया लीड करेगा किसको, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, जो कि लॉन्च किया गया था 2023 में। इसमें 7 बिग कैट स्पीसीज हैं, कौन कौन से हैं, टाइगर है, लाइन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, जैगुआर, चीता और पूमा, ठीक है। ये सारे 7 हैं। अभी आगे भी लिखा है इसके बारे में, मैं बताऊंगा वो भी, ठीक है। चीतास वर इंट्रोड्यूस इन द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एमपी में, और इसको अब आगे एक्सपेंड करना इनका चाह रहे हैं कहाँ पे, नूरादेही और बन्नी ग्रासलैंड में, ठीक है। और जो नेक्स्ट 8 चीतास आएंगे ना, वो रिसीव किए गए थे, वो कहाँ से, वो स्वाना से किए गए थे, ठीक है, 2025 में। आप कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे कौन कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था। जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट किया गया था, इसका फेज़ 11 चल रहा है, पर इसको स्टार्ट कब किया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन को, 2020 में। कब स्टार्ट किया गया था, 2020 में, ठीक है।
2020 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर कब स्टार्ट किया था? अक्टूबर 2025 में, जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। और डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। 5 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? डॉल्फिन डे, ठीक है। प्रोजेक्ट घड़ियाल कब स्टार्ट किया गया था? 1975 में, यूएनडीपी और फाओ के साथ में मिलकर, ठीक है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट 2025 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट ऑन अ टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, ये स्टार्ट किया गया था 6 अक्टूबर 2025 को। प्रोजेक्ट रिवर डॉल्फिन 15 अगस्त 2020 को, आगे बता चुका हूँ इसमें। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब स्टार्ट किया गया था? 2009 में, ठीक है। प्रोजेक्ट जीआईबी, मतलब प्रोजेक्ट जीआईबी स्टार्ट किया गया था वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके लिए 5 जून 2013 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में। और इसका ब्रीडिंग सेंटर, मतलब पहली बार ब्रीडिंग कब कराई गई थी? 2016 में। और 2018 में इसको कोलैब किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर, ठीक है। 2018 क्या किया था? कोलैब किया गया था राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, क्योंकि बस्टर्ड जो थे ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो बहुत पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, तो उनके लिए ये बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट लाइन कब स्टार्ट किया गया था? 15 अगस्त 2020 में एशियाटिक लाइन को, जो कि गिर के नेशनल पार्क गुजरात में जो वहीं पे पाए जाते हैं ये, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया था? फरवरी 1992 को। प्रोजेक्ट लेपर्ड स्टार्ट किया गया था 2017 में। प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया था 2022 में, कुनो नेशनल पार्क, और जो चीता आए थे वो नामीबिया से आए थे, ठीक है। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर वन इंडियन हॉर्न राइनो कब स्टार्ट किया गया था? 2019 में। कब स्टार्ट किया गया था? 2019 में, ठीक है। ये तो सारे कितने हो गए? प्रोजेक्ट हो गए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में हो गया डिटेल, ठीक है। उसके बाद में ये सारे प्रोजेक्ट एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर चाहो तो, बहुत, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, अगर क्वेश्चन आएगा कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कौन चेयर करता है, मतलब कौन इसका हेड होता है? इसका हेड कौन होते हैं? हमारे पीएम सर होते हैं, ठीक है। इसके हेड कौन होते हैं? पीएम सर, ठीक है। और ये बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का डिसीजन होता है कि मतलब ये एपेक्स बॉडी है, तो ये डिसाइड करती है कौन सा नेशनल पार्क बनेगा, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व के बारे में, ये सब कुछ अप्रूवल देना इसका किसका काम होता है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। एक सीबीडी हुई थी, अभी सीबीडी के बारे में बताया था, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो कहाँ पे हुई थी ये? सीओपी रोम के अंदर हुई थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए सीबीडी की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, तो रोम में हुई थी 2025 में। अब देखो एनडीसी के बारे में बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा ये। एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। एनडीसी का मतलब क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या किया है, जैसे मान लो कि हर एक कंट्री है, तो हर एक कंट्री के अपने अपने टारगेट हैं, तो इसमें क्या आपको वॉलेंट्री टारगेट सबमिट करने हैं UNFCCC के अंदर, ठीक है। कि भाई हमारी कंट्री ना इतना पॉल्यूशन के बारे में हम लोग इतना कट डाउन कर सकते हैं और हम लोग ऐसे ऐसे करके काम कर सकते हैं, ये बनाया गया था। ये जो एनडीसी थे ना, ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में हम लोगों ने सबमिट किए थे, वॉलेंट्री सबमिट किए थे। तो डेवलपमेंट कंट्री कहती है डेवलपिंग कंट्री से कि भाई आप भी तो कुछ पॉल्यूशन कम करो, सारा ठेका हमें ही दे रखा है। और हम लोग ये कहते हैं भाई तुमने अपने आप इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किया है, तुमने इतना डेवलपमेंट कर लिया अपने आप को, पॉल्यूशन तो आपने ज़्यादा निकाला, हम तो अभी डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए अपने आप को सही ढंग से। हम तो पॉल्यूशन निकालना मेरा अधिकार है अभी भाई, तुम हमें फंडिंग दो। वो लोग कहते हैं नहीं भाई फंडिंग तो नहीं मिलेगी, बट आपको करना पड़ेगा ऐसा। तो हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं उसमें। तो ऐसे ही करके ये इंडिया के जो टारगेट है वो है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के टारगेट 2015 में हमने सबसे पहले सबमिट किए थे। इसमें क्या क्या सबमिट किया था? हालांकि ये टारगेट अब पुराने हो गए क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली में नए टारगेट सबमिट किए, तो आप नए टारगेट देख लो, नए टारगेट क्या क्या है, ठीक है। नए टारगेट क्या है कि इंडिया कमिट किया है, अभी सबमिट किए हैं, मतलब कुछ दिन पहले, मतलब हो गया 10-20 दिन नहीं हो गए होंगे अभी, तो एनडीसी के टारगेट नए सबमिट किए हैं हम लोगों ने। क्या क्या है? जैसे इंडिया ने कमिट किया है कि हम लोग इमिशन इंटेंसिटी जीडीपी की, मतलब जीडीपी जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से इमिशन इंटेंसिटी हम रिड्यूस करेंगे बाई 47% 2035 में, और जो कि 2005 के लेवल। जैसे मान लो कि 2005 में हमारी जीडीपी 100 रुपये थी, है ना, और उस टाइम 100 रुपये के हिसाब से हम 15% कुछ, या मान लो कि 100 रुपये की थी और 100 ही रुपये हम लोग इमिशन कर रहे थे, मान लो 100% इमिशन हो रहा था उस टाइम पे 100 रुपये के हिसाब से। तो उसको 100 को घटा के हम 2035 में वो ला देंगे 47% रिडक्शन कर देंगे, ठीक है, उस पर, ठीक है, 47% हम लोग रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ है उसका। तो मतलब 47% हम कम कर देंगे टोटल मिला के, तो 47% कम कर देंगे, तो जितना बचेगा उसका बैठ के वो सारा कुछ क्या होगा, अमाउंट का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है।
47 में। अब उसके बाद बात करता हूँ कि इंडिया ने अचीव किया है कितना, 60% कुमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिसोर्सेज बाई 2035। ठीक है, मतलब क्या है, 2035 तक हम 60% जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होंगे वो किससे कर रहे होंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, 2035 तक ये हमारा टारगेट एक है। फिर तीसरा टारगेट क्या है कि इंडिया टू क्रिएट अ कार्बन सिंक ऑफ 3.5 टू 4.0 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाई 2025 फ्रॉम 2005 लेवल। मतलब 2005 के लेवल के हिसाब से 2035 तक हम 3 से लेकर 4 बिलियन टन का CO2 जो इमिशन है वो कार्बन सिंक हम लोग क्रिएट कर लेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो विकसित भारत बनना है वो 2027 तक, बट नेट जीरो जो है वो हम लोगों को बनना है कब तक, 2070 तक। ठीक है, तो देख लेते हो आप कौन कौन से टारगेट चेंज किए, कौन से नहीं। जैसे यहाँ पे 2.5 था, यहाँ पे 3.5 से लेकर हमने 4.0 कर दिया है बिलियन एडिशनल कार्बन सिंक में। और 60% मतलब हम लोग को पावर ट्रांजिशन करना था, वहाँ 60% कर दिया है। और 45% था, वहाँ पे हमने 47% रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी को। ठीक है, उसके बाद मैं अगर करता हूँ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स के बारे में, जो कि जून 2023 के अंदर आई थी। ठीक है, EPR क्या होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ई वेस्ट रूल 2011 में जो आए थे ना, उसमें होता है EPR का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे मान लो कि हमने कोई चीज़ प्लास्टिक बनाई है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वापस के कलेक्ट करना है, रिसाइकिल करना है, और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका पेमेंट भी करना है। तो ये EPR होता है। ठीक है, नगर वन योजना जैसे अभी पढ़ाया था मैंने, नगर वन योजना इन्वायरमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर स्कीम चलती है नगर वन, तो वो कब बनाई गई थी, जून 2020 में। ठीक है, 5 जून 2020 में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब का है, जनवरी 2019 का। ठीक है, अब देखो मिस्टी क्या है, ये मिस्टी है मैंग्रोव के लिए। मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम मैंग्रोव इनिशिएटिव। मिस्टी प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव। क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ये 5 जून 2023 को बनाया गया, मतलब लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले मैंग्रोव में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, वेस्ट बंगाल, फिर आता है गुजरात, उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल कब के हैं, 2017 के हैं। ठीक है, India is now the largest Ramsar network in Asia and third largest globally by the number of sites. ठीक है, इंदौर एंड उदयपुर become the Indian first Ramsar wetland cities. ठीक है, पहली वेटलैंड सिटीज दो कौन कौन सी है, इंदौर एंड उदयपुर, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अभी रिसेंटली में दिया गया किसको, सेखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। सेखा अपने यहाँ पे जो यूपी में है ना, सेखा को, उसको मिला है रामसर कन्वेंशन के तहत में वेटलैंड का एक, और मिला एक ईटा को, जो कि पड़ता है अपने पटना जो सेंचुरी है ये ईटा में पड़ती है, पटना वाली। ठीक है, तो इसको मिला एक। ठीक है, इन दोनों को क्या मिला है रिसेंटली में, ये मिला है हम लोगों को वेटलैंड का जो वो है। ठीक है, वेटलैंड का मिला है हम लोगों को रिकग्निशन। ठीक है, उसके बाद नेशनल कोस्टल मिशन बात करता हूँ 2024 की। ऑपरेट अंडर द वाइडर नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम, मैंने बताया था ना, उसके तहत में काम करता है। नेशनल कोस्टल मिशन 2014 का है। टू प्रोटेक्ट द कोस्टल इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज एंड कोस्टल इरोजन। ठीक है, अब 20th मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना, जो कि साइट की कन्वेंशन एक है। तो उसका COP हुआ था, तो वो कहाँ पे हुआ था, समरकंद उज्बेकिस्तान में, याद रखना। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ था ना क्लाइमेट चेंज पे COP 30, वो कहाँ हुआ था, वेलम ब्राज़ील में। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द मिनमातास कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये कहाँ पे हुआ था, जिनेवा के अंदर। ठीक है, रामसर कन्वेंशन 15 कॉन्फ्रेंस पार्टीज कहाँ पे होती, विक्टोरिया फॉल, जिम्बाब्वे के अंदर। ठीक है, थर्ड हाई लेवल ब्रिक्स मीटिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पे हेल्ड की गई थी, ब्राजील के अंदर। ठीक है, UNEA कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ पे हुई थी, ये नैरोबी केन्या में। ठीक है, UNEP के साथ में बनाई गई थी ये। अब देखो पार्वती अर्गा रामसर साइड कहाँ पे, ये गोंडा में है। यहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 का। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ कि जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025 का है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। अभी स्टार्टिंग में डेज पढ़ाए थे ना, वहाँ बताया था ये। उसके बाद इसका जो थीम था ना वो था हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है,
वर्ल्ड इन्वायरमेंट 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो थीम था वो था कहाँ पे, वन नेशन वन मिशन और इन प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन 21 जून 2025, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे इन लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में कोलैब करके इन्होंने पहली बार बनाया था, मतलब जो कॉन्सेप्ट दिया था, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पे ये 5 जून 2024, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साथ में कोलैब किया था योगा डे के साथ। योगा डे जो था ना उसके दिन पे इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। मैं बात करता हूँ वर्ल्ड लाइन डे, ये 25 अगस्त को मनाया जाता है, सॉरी 10 अगस्त को मनाया जाता है एट बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे, ये बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, गुजरात में है। और इसने यहाँ पे वर्ल्ड लाइन डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और इसका अवेयरनेस बनाना है, एसिएटिक लाइन को बचाना है, उन सब के लिए, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को, मैंने बता ही दिया पहले उसके बारे में। ओजोन डे 31 ओजोन डे जो है ना वो 16 सितंबर को मनाया गया था। उसका थीम क्या था, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ठीक है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, ये 23 अक्टूबर 2025 को सेलिब्रेट किया गया था, मतलब 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। और इसमें एक टाइटल जो दिया था #23 फॉर 23। इसका क्या है कि इनकरेजिंग पीपल अक्रॉस द कंट्री टू इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी फॉर 23 मिनट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड एंड देयर फ्रेजाइल हैबिटेट। इनका मतलब ये था कि 23 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटीज़ करो और उस फिजिकल एक्टिविटीज से लोगों को अवेयरनेस दो, ऐसा प्रोवाइड कराओ कि भाई स्नो लेपर्ड को भी बचाना जरूरी है, उनके हैबिटेट फ्रेजाइल होते हैं और उनके मतलब कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में, तो ICFRE है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। ये किसकी क्या है, नोडल एजेंसी है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम से। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में क्या करता है कि एक्सपेंडेड पार्टिसिपेशन टू पब्लिक एंड पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज फॉर रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, रिस्टोरिंग टू बी कैरिड आउट बाय द यूजर एजेंसीज, है ना। ग्रीन क्रेडिट जो है ना वो 5 साल बाद इशू किए जाएंगे ऑन अचीविंग 40% ऑफ कैनोपी डेंसिटी। तो और इसमें 1 क्रेडिट पर ट्री जो कि 5 साल का पुराना होगा, मतलब 5 साल से पुराना जो भी ट्री होगा उसको 1 क्रेडिट दिया जाएगा पर ट्री के हिसाब से। और 40% से ज़्यादा क्या होगी, कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए। और क्रेडिट को एक बार आप यूज़ कर सकते हैं किसमें, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन में, CSR ऑब्लिगेशन में और स्टैट्यूटरी प्लांटेशन रिक्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो पार्ट है किसका, मिशन लाइफ का। अभी मिशन लाइफ के बारे में बताऊंगा आगे। मिशन लाइफ का बेसिकली क्या फंडा है, मिशन लाइफ 2021 में लॉन्च किया गया था। उसका काम क्या है मिशन लाइफ का, लाइफ का क्या मतलब, लाइफ स्टाइल सस्टेनेबल, तुम लाइफ स्टाइल जो जी रहे हो ना उस पर इन्वायरमेंट का रोल प्ले करना। जैसे मान लो कि अब यू आर ईटिंग समथिंग है ना और आपके पास कुछ पॉलीथीन है, तो आप उसको रोड में नहीं फेंके, आप उसको डस्टबिन में डाले जाके। आप कुछ चीज़ कर रहे हैं, मतलब मान लो कि प्लास्टिक को सही से डिस्पोज करें, है ना, और वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करें सही से। आप आपके हैबिटेट मतलब आपकी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए उसमें हर एक चीज़ सस्टेनेबल मैटर में होनी चाहिए। आप इन्वायरमेंट को कम से कम मतलब मिनिमाइज टू मिनिमाइज आप उसको लाइफ स्टाइल के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करो और उसको कम से कम नुकसान पहुंचाओ। तो ये क्या है, मिशन लाइफ है, ठीक है। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करता हूँ, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आता है किसमें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल और लोकल कम्युनिटीज़ बेनिफिट हो सकती हैं और हॉलिस्टिक इन्वायरमेंट एक्शन और के बारे में बात करता है। जबकि कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेशन ही बेनिफिशरीज हैं इसमें। और ये कार्बन इमिशन रिडक्शन एंड सिक्वेस्ट्रेशन में बात करता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम। आई होप ये समझ में आ गया। उसकी नोडल एजेंसी जो है ICFRE है जो कि भोपाल में है, ठीक है, MP में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वन सुरक्षा अधिनियम रूल 2025 की। देखो अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये वन सुरक्षा अधिनियम जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल है ना, अमेंडमेंट हुआ है 2025 में। उसमें क्या है, एक्सपेंडेड लैंड बैंक क्रिएशन इन डिग्रेडेड गवर्नमेंट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कैनोपी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.4 कैनोपी, ठीक है। एफॉरेस्टेशन क्रिएटेड अंडर गवर्नमेंट स्कीम कैन बी यूज्ड फॉर CA, ठीक है, कंजर्वेशन रूल के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन अप्रूवल फॉर क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डीप सीटेड एंड एटॉमिक मिनरल्स विद इनहांस्ड CA रूल, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ अमेंडमेंट किया है इसके अंदर। प्रोविजन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ इन प्रिंसिपल फॉर द अप्रूवल एबिलिटी बियॉन्ड 5 रीजन, ठीक है। नो CA फॉर ग्राउंड अंडरग्राउंड माइनिंग विदाउट द सरफेस राइट, ठीक है। ऑफलाइन प्रपोजल सबमिशन अलाउ फॉर डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड इमरजेंसी प्रोजेक्ट।
तो ये हम लोगों ने फॉरेस्ट रूल के अंदर कुछ चेंज किए हैं ना, तो उसी के बारे में था ये, ठीक है। शायद इतना लिख वालों और लोअर पीसेस में नहीं पूछेगा ये, मोटा मोटा पता होना चाहिए कि वन सुरक्षा अधिनियम अमेंडमेंट रूल कब आए थे, 2025 में आए थे, बस, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स कब आए थे, 2021 के अंदर आए थे, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के अंदर आए थे, ठीक है। और इसके अंदर ईपीआर की जो फैसिलिटीज़ थी ना वो चालू की थी 2022 के अंदर। ईपीआर मैंने बताया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मीन्स कंपनी दैट मेक और सेल प्लास्टिक मस्ट टेक केयर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दे क्रिएट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, रिसाइकलिंग और सेफली डिस्पोजिंग ऑफ इट आफ्टर यूज, ठीक है। अब देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस के अंदर है, COP 21 कहाँ पे हुई थी, पेरिस में हुई थी। इसका कुछ टारगेट थे, वो क्या था, इंडिया टू अचीव 40% ऑफ इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फ्यूजल बाई 2030, एक गोल मेट अहेड ऑफ टाइम इन नवंबर 21। जो हमने टारगेट सेट किया था 2021 कॉन्फ्रेंस पेरिस के अंदर, जो पेरिस हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस के अंदर, पेरिस में जो NDC सबमिट किए थे ना 2015 के अंदर, वो पेरिस क्लाइमेट के ही तहत में शामिल किए गए थे। NDC जो ये रहे ना NDC ये, ठीक है। तो इसमें जो टारगेट था ना वो हमने पहले ही अचीव कर लिया टाइम से, ठीक है। फॉजल का जो कि हम लोग अब इन्होंने टारगेट किया कि 2035 तक हम 60% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो नॉन फॉजल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, हाँ कुछ टारगेट थे जैसे ग्लासको में जो कॉप हुई थी, ग्लासको के अंदर ग्लासको की कॉप हुई थी 26 में, कॉप 26 नाम दिया गया था ग्लासको में। उसमें PM मोदी जी ने अपने क्या किया था, लाइफ लॉन्च किया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो अभी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने 50 टारगेट भी लॉन्च किए थे। 50 टारगेट क्या है, टू रिड्यूस क्या है, टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाई 1 मिलियन टन बाई 2030 तक। 2030 तक 1 मिलियन टन हम लोगों को कार्बन इमिशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है 45% तक 2030 तक, ठीक है। 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से होगी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 2030 तक। और 500 गीगावाट ऑफ नॉन फ्यूजल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करनी है 2030 तक। और नेट जीरो, हम लोगों को नेट जीरो इमिशन कब करना है, 2070 तक, ठीक है। ये टारगेट थे। कॉप जो 29 कॉप हुई थी बाकू में, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इंडिया ने ISA बनाया था, ठीक है। बाकू के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इंडिया शोकेस दिस प्रोग्राम इन क्लाइमेट एडॉप्टेशन एंड क्लीन एनर्जी थ्रू द ग्लोबल पार्टीशन सेशन विद डिजास्टर रिलीजन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन, सोलर एनर्जी, वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन और CDRI का एक कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ISA क्या, इंडियन सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में है। सबसे पहले इंडिया ने बनाया था, फ्रांस के कोलैबोरेशन के साथ में जुड़ा था। सबसे पहले इंडिया और फ्रांस का एक कोलैबोरेशन प्रोग्राम था ISA, इंडियन सोलर अलायंस। NRDC क्या, नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल। तो ये याद रखना कि 29 की जो कोप हुई थी वो कहाँ थी, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देखो इसमें लिखा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च कहाँ किया था, इंडिया और फ्रांस के साथ में कोप 21 में लॉन्च किया था, नॉट कोप 29 के अंदर। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, कोप 21 में किया गया था 2015 में। IC इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग सोलर एनर्जी फॉर द एनर्जी एक्सेस एंड क्लाइमेट एक्शन। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में गुरुग्राम के अंदर, जो गुड़गांव है ना उसी का नाम हो गया गुरुग्राम, तो उसी का ही है। अब मैं बात करता हूँ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। अब कुछ मिशन हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका टारगेट क्या है कि हम लोगों ने 5 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी 2030 तक हम लोगों की इतनी हाइड्रोजन बनानी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 8 लाख करोड़ का, और जो 6 लाख करोड़ जॉब जनरेट करेगा और हमारी फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा। ये हमारे टारगेट थे, ठीक है। यहाँ पे टारगेट सारे लिखे हैं, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये लॉन्च की थी 15 फरवरी 2024। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है कि वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफ टावर सोलर इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को फ्री करना है और इसमें क्लीन एनर्जी को बनाना है। 2025 तक हम लोगों का जो अभी तक कितना 11.88 लाख होम्स में हम लोगों ने ऑलरेडी सोलर जो रूफ टॉप पे जो हम लोगों ने वो लगा दी है सोलर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, मॉडल सोलर ब्रिज भी है, कंपोनेंट है इसी स्कीम का मॉडल सोलर ब्रिज। इसमें क्या है कि 800 करोड़ रुपए का इनिशिएटिव दिया जाएगा हर एक ब्रिज को, और 1 करोड़ तक सेंट्रल सहायता करेगा, ठीक है। एलिजिबल ब्रिजेस मस्ट बी रिन्यू ब्रिजेस विद द पॉपुलेशन ओवर द 5000, और स्पेशल कैटेगरी के अगर लोग हो तो 2000 तक। और इसका एम है टू क्रिएट रिपब्लिक मॉडल ऑफ सोलर पावर रूरल डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अब दूसरी स्कीम से PM कुसुम,
पीएम कुसुम योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में। इसका काम क्या है? पीएम कुसुम योजना का सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है एग्रीकल्चर फील्ड में, सपोर्टिंग सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? किसानों को ना सोलर पंप दिए जा रहे हैं जिससे कि एग्रीकल्चर में भी सोलर का जनरेशन हो सके। ठीक है, पीएम कुसुम योजना है वो। ठीक है, उसके बाद उजाला स्कीम की बात करता हूँ। उजाला स्कीम में क्या किया गया था? ये 2015 में लॉन्च की गई थी उजाला स्कीम। इसका काम क्या है? उन्नत ज्योति फॉर बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें काम किया गया है कि हम लोगों ने एलईडी लाइट की डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे एनर्जी की इफिशियंसी को बेटर किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, उनका कंजम्पशन को एलईडी यूज करके, क्योंकि एलईडी सबसे कम करंट खाती है। ठीक है, तो वो चीज़ है। प्रोजेक्ट चीता की बात करता हूँ। प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया था? 2022 में कूनो नेशनल पार्क में नाम्बिया जी से चीते लेके आए गए थे। दिस इज द प्रोजेक्ट अचीव्ड मेजर माइलस्टोन वेयर द चीतास कब्स आर बोर्न इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 70 ईयर। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइन की बात करता हूँ जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन करना है किसका? आसियाटिक लॉइन के बारे में। ठीक है, किसका? आसियाटिक लॉइन के बारे में हम लोगों को क्या करना है? कंजर्व करना है। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज सेंटर्ड इन द गुजरात in the last nature habitat of Asiatic lions in the 2010 there were the estimate of 411 lion by 2020 the number grows to 674। तो हम लोगों ने कंजर्वेशन में काफ़ी अच्छा काम किया। पल्लीन जम्मू कश्मीर में जो है वो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ठीक है, पल्ली। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम कॉन्सेप्ट में बता ही चुका हूँ, जो कि बुद्धा जयंती पार्क दिल्ली के अंदर वहाँ से लॉन्च किया गया था। ये इतना और जान लेना इसके बारे में। इंडिया ने रामसर कन्वेंशन पे साइन कर रखा है, 1971 का है। इंडिया ने जो साइन किया था, कन्वेंशन ज्वाइन कर लिया था, वो किया था 1 फरवरी 1982 को। नमामि गंगा के बारे में पढ़ता लेना। 2014 में लॉन्च की थी नमामि गंगा प्रोग्राम। ठीक है, नमामि गंगा प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में, और उसके बहुत सारे कंपोनेंट भी हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट भी हैं? इसमें 4 पिलर है। सबसे पहले एक तो सीवेज ट्रीटमेंट करना है, रिवर सरफेस क्लीनिंग करनी है, एफॉरेस्टेशन के बारे में, इंडस्ट्रियल एफिशिएंट मॉनिटरिंग इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अचीवमेंट भी कर लिया। जैसे हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी बना रखी है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की है, रिवर सरफेस क्लीनिंग की है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किया है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और CIFRE कोलकाता और यूपी इनके साथ कोलैब किया है। और इसमें क्या है? गंगा प्रहारी तैनात किए हैं, गंगा दर्पण, गंगा तारनी, ये इन सब चीज़ों को साथ में हम लोगों ने कोलैब किया है। ठीक है, और इसमें क्या किया है? 5 स्टेट डेवलपमेंट की गई हैं, 5 स्टेट बैंक भी बनाए, जैसे उत्तराखंड हुआ, यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल इनके साथ में। ठीक है, गंगा ग्राम बनाए गए हैं UNDP के साथ में। क्या बनाया गया है? गंगा ग्राम UNDP के साथ में। ठीक है, और इसमें कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर लखनऊ बनाया गया जो कि फ्रेश वाटर टर्टल को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा काम किया गया किस पे? नमामि गंगा 2024 में लॉन्च किया गया था 2014 में। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की। स्वच्छ भारत अर्बन मिशन लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2014 में। इसका काम क्या था? अर्बन गार्बेज वेस्ट हो, सीवेज इशू, इन सबको सॉर्ट आउट करना है। फिर ये मतलब इसका 2.0 दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया था, वो 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या? सेफ सैनिटेशन साइंटिफिक म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाई 2026। मतलब हम लोग के यहाँ पे जो सुबह सुबह गाड़ी आती है ना, घर कचरा निकाल और वो जो भी है वो, लेकिन इनिशिएटिव गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, लेकिन सोते टाइम बहुत डिस्टर्ब करता है यार, नींद कभी पूरी नहीं होने देता ये। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान का मिशन जो है ना 2.0, इसके तहत में जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, उनको हमें साइंटिफिक तरीके से करना है। ठीक है, फिर वो ये है कॉन्सेप्ट कौन सा कि कचरे से डीजल बनाना, बायोडीजल बनाना, कि कैसे हम वेस्ट को सेग्रीगेट करके या वेस्ट को दोबारा जनरेट करके ना उससे फ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से डंप करना है, कैसे करना है, तो वो सब मिशन 2.0 में आएगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में, ये भी लॉन्च किया गया। इसका काम क्या था कि ओपन डिफेक्शन जो है ना ओपन डिफेक्शन फ्री करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने सब गाँव में टॉयलेट बनवाई हैं। ठीक है, उसमें इसके बाद क्या किया गया? 2019 तक सैनिटेशन कवरेज रेज हुआ का 39 से 100% विथ 12 करोड़ टॉयलेट फैसिलिटीज इंप्रूविंग हेल्थ एंड हाइजीन। फेज 2 में क्या कर रहे हैं कि ODF सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट एमिंग फॉर ODF प्लस बाई 2025 और 2026 तक। ठीक है, अब एक मिशन आता है गोवर्धन का। गोवर्धन क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गैल्वेनाइजिंग
ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन इज अ मेजर मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कब किया गया तो 2018 में एज अ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। द स्कीम फोकस ऑन कन्वर्टिंग कैटल डंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू ए वैल्यूएबल रिसोर्स लाइक कंपोस्ट एंड बायोगैस। ठीक है, कंपोस्ट और बायोगैस मतलब खाद बना लो या बायोगैस बना लो। मतलब कैटल का जो डंप है, जो डंक है और एग्रीकल्चर वेस्ट है, उनको मिला के अलग अलग तरीके से हम लोगों को या तो कंपोस्ट बना लो, खाद बना लो, या तो बायोगैस बना लो। अब गैस की भी समस्या थी तो बायोगैस इज अ बेटर सोल्यूशन। ठीक है, इट प्रमोट रूरल क्लीननेस, इफेक्टिव बायो वेस्ट मैनेजमेंट, इनकरेजेस रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये काम किसका काम था? गोवर्धन स्कीम की, जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी। अब कुछ देखो, फ्यूल मतलब बायोफ्यूल्स का पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2018 में टू एडवांस द इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन द पेट्रोल टू 2025 से 26 तक, जो कि 2030 मतलब लेके जाना है हम लोगों को, क्योंकि मतलब 2030 तक हम लोगों को 20% क्या है, इथेनॉल मिलाना है। ठीक है, पेट्रोल के साथ में ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, तो बनता कैसे है इथेनॉल जो बनना है वो कैसे है? जैसे फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में सुगरी हुआ, स्टार्ची, बायोगैस, इन सब से बनाएंगे, बायोमास सॉरी, कॉर्न, शुगर कैन, शुगर बीट, इन सब से। ठीक है, सेकेंड जनरेशन का जो बायोफ्यूल बनेगा उसमें क्या करेंगे कि सेलुलोजिक क्रॉप हुआ, स्ट्रॉ हुआ, ब्रेन ऑफ ग्रेन हुआ, स्टोरेज स्विस ग्रास हुआ, फॉरेस्ट वेस्ट हुआ, इन सबको यूज़ करके हम लोग सेकंड जनरेशन बनाएंगे। थर्ड जनरेशन जो बनाएंगे वो लोग एल्गे, एल्गल बायोमास, माइक्रो एल्गी और माइक्रो एल्गी का यूज़ करके। फोर्थ जनरेशन का बनाएंगे वो जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप होगी, इंडस्ट्रियल CO2 होगा। उन सबसे हम लोग क्या करेंगे फोर्थ जनरेशन का। अभी इंडिया में जो है ना वो 1G और 2G चल रहा है, मोस्टली 2G। सशस स्कीम के बारे में पढ़ लो। सशस स्कीम क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इनिशिएट एम्स टू सेलिब्रेट 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बाई 2023-24 तक टू इनकरेज ग्रीन फ्यूल यूज इन व्हीकल्स। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटा इसके बारे में, स्कीम्स हो गई और जो भी इंपॉर्टेंट था बायोफ्यूल्स के बारे में, ये सब हो गया। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में। 2002 के अंदर बनाया गया था और इंडिया ने साइन किया था इसको 1992 में। CBD को, जो UN का CBD है ना, उसको साइन किया था। तब 2002 में हम लोग यहाँ एक्ट बना और उस एक्ट के तहत में संस्थाएं बनाई गई। ठीक है, 2014 के अंदर ना इसका वो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16, वो कहाँ पे हुई थी? कैली कोलंबिया में हुआ था। तो इसका काम क्या था? इंडिया ने अपने जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान 2024-2030 में टारगेट रिवर्स किए, कुछ बनाए टारगेट। क्या क्या टारगेट बनाए उनके बारे में देख लो। मतलब इन्होंने क्या किया, 30x30 अगर कहीं आ जाए तो वो कौन है? कुनमिन मॉन्डियल प्रोटोकॉल से बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। मतलब इनको क्या है, 2030 तक 30% जो भी स्पीसीज की रिकवरी करनी है, बायोडाइवर्सिटी को बेटर करना है, इंप्रूवमेंट करना है। 30x30 अगर कहीं दिख जाए ना तो कन्वीन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, बस इतना पता होना चाहिए। कुछ एक्ट है उनके बारे में देख लो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 का, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 का, फॉरेस्ट एक्ट कब का है? 1980 का। एयर पॉल्यूशन एक्ट कब का है? 1981 का। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1986 का। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब का है? 2002 का है। ठीक है, ये एक्ट पता होना चाहिए कौन सा कब है, बस इतना ही और कुछ नहीं इसके अलावा। 3 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसका इस बार थीम क्या क्या रखा गया है? जो इस बार का थीम है 2026 का, वो क्या है? मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। ठीक है, चंबल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है? मध्य प्रदेश में चालू किया गया था। डॉल्फिन को कंजर्व करना है चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन के अंदर। ठीक है, राजस्थान, MP और UP के अंदर है इसमें। तो इसमें क्या है, डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन बनाया गया है फॉर टारगेटेड प्रोटेक्शन एफर्ट। ठीक है, 18 दिसंबर को सबसे पहले इंडिया ने अचीव किया गया सैटेलाइट टैगिंग फॉर फर्स्ट एवर गंगा रिवर डॉल्फिन इन असम अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, जिसमें कोलैब किया किसने? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, असम सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, अरक्यांस एंड फंडेड बाई, किसने फंड किया? कैंपा अथॉरिटी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट इन्वायरमेंट जो अपनी वो उसके साथ में। मतलब कैंपा जो है ना वो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके साथ में मिलकर हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नेशनल कैंपा अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इन लोगों ने साथ में मिलकर इसको बनाया। ठीक है, दिस इज इंडिया मार्क द ग्लोबल फर्स्ट डॉल्फिन कंजर्वेशन। ठीक है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का नाम बनाया मध्य प्रदेश में, पता होना चाहिए ये चीज़। भाई मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में बोल जाता हूँ पर उसके लिए सॉरी। ठीक है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाया गया मध्य प्रदेश में। राजाजी टाइगर रिजर्व बनाया गया उत्तराखंड में। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। मुद्रिका टाइगर रिजर्व राजस्थान में। रामगढ़ बिस्तारी जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1983 में और जो कि भूटान और असम की बॉर्डर बनाता है, शेयर करता है। ठीक है, पेंच और सतपुरा को ना
मिला है टारगेट क्या, TX2 अवार्ड मिला है। इन्होंने अपने यहाँ क्या टाइगर की पॉपुलेशन डबल किया है, तो इसको पेंच और सतपुरा टाइगर रिजर्व को, ठीक है। फरवरी 2024 में क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इसका हेडक्वार्टर इंडिया में, मैं बता चुका हूँ पहले ही, और ये बनाई गई थी, इसका पहली फरवरी 2024 में बनाई गई थी। इसका जो पहली मीटिंग है ना वो इंडिया में हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग हो रही है। वो 1, 2, 3 जून को होगी, मतलब 1 जून, 2 जून, 3 जून न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है। पहली बार मीटिंग कर रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और इसमें 7 स्पीसीज हैं। वो कौन कौन सी है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, पूमा और चीता, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, GIM was launched in February 2014 as a aiming to protect, restore and enhance India's forest cover, thereby contributing to climate change mitigation and adaptation. नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्रोग्राम कब बनाया गया था, 2021 और 2026 के बीच में, ठीक है। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन जो बनाया गया वो 2019 में बनाया गया था। इसका काम क्या है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज सच एज मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड, इन सबको इंश्योर करना है ना। अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट एक्टिविटी जो हो रही है उनको भी शांत करना है, मैंने ये पहले बता दिया सारा कुछ, ठीक है। और चीता के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए नई साइट ढूंढेंगे। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। वन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है। NAPCC देख लो, ठीक है। NAPCC बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे NDC था ना, NDC जब लॉन्च किया 2015 में, ऐसे NPCC लॉन्च किया गया था 2008 में। और इसके टोटल सबमिशन कितने हैं देखो मिला के, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबमिशन है इसके टोटल मिला के, क्या है 9, ठीक है। कहीं कहीं ये 8 भी दिया जाता है, बट आपके सामने अभी टोटल मिला के कितना है, 9 है, ठीक है। ठीक है, टोटल इसके सबमिशन कितने हैं, 9 है, ठीक है। कहीं कहीं 8 भी लिखा होगा, 8 नहीं, इसके 9 है, ठीक है। 9 कौन कौन से हैं इसको देख लो। ये क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का लॉन्च किया गया था 2018 में। इज अ कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। While fostering sustainable economic growth guided by the PM Council of Climate Change, it comprises 8 core mission, 8 ही core mission है इसके टोटल मिला के, कितना 8 core mission है, not 9। ये 9 कैसे हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई तो मिशन डबल है इसमें। अच्छा, नेशनल वाटर मिशन इसमें ऐड नहीं किया जाता है यार, ठीक है। इसमें टोटल 8 कोर मिशन है इसके, ठीक है। कौन कौन से 8 कोर मिशन है नेशनल, अब 8 कोर मिशन है NAPCC की। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक भी कर लूँगा, बट जो भी है वो अभी आप मतलब टोटल इसकी मिशन जो है ना उसकी मिशन के बारे में समझ लो। मतलब NAPCC एक बड़ी संस्था है जो कि 2008 में बनाई गई थी। उसके तहत में कुछ ना कुछ मिशंस लॉन्च किए गए, जो भी मिशन, जैसे आज भी वो मिशन चल रहे हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन। तो इसके तहत में हम लोगों ने सोलर मिशन के तहत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई, तो वो इसी मिशन के अंदर ही है, इसी मिशन से वो काम हो रहा है, ठीक है। जैसे नेशनल इन्हांस एनर्जी इफिशियंसी 2011 में, तो इसी के तहत में अभी हमने बताई ना उज्ज्वल, वो LED डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्कीम्स, ठीक है। तो वो इन्हांस एनर्जी इफिशियंसी जो है वो इसी के मिशन के तहत है। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट है, 2010 में लॉन्च किया गया था। इसी के तहत में ये बहुत सारे जो हैबिटेट सस्टेनेबल के लिए काम चल रहा है वो ये। अब नेशनल वाटर मिशन 2008 में स्टार्ट किया गया था, इसके तहत में जल जीवन मिशन है वो इसी के तहत में आता है। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम जून 2010 में चालू किया गया था। जैसे नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया है, फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया था। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014-15 में लॉन्च किया गया था। नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज ये कब किया गया था, 2010 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो सारे के सारे मिशन है ना, ये सारे मिशन कहीं ना कहीं जो आप ही रिसेंटली मिशन चल रहे हैं ना उनके अंदर ही आते हैं। तो एक हम लोगों ने संस्था बनाई थी NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके तहत में सारे कोर मिशन हैं, और इन कोर मिशन के अंदर भी सब मिशन हैं जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव अंडरस्टैंड राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद करता हूँ बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व का काम करता है। बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले काम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, सबसे पहले ये बताना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व आर द सच इन्वायरमेंट, स्पेशल इन्वायरमेंट कंडीशन है जहाँ पे लोग और नेचर दोनों लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। ह्यूमंस एंड नेचर को एग्जिस्टेड वाइल रिस्पेक्टिंग ईच अदर नीड्स, एक दूसरे की नीड्स आराम से समझे और आराम से रह सके, ठीक है। तो ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितना कंट्री है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल मिला के 13 उसमें से यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, ठीक है। और यूनेस्को का फ्रेमवर्क है उसको यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो उसके अंदर में आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 है ट्रांजिशन, सबसे पहले एक बफर जोन भी आता है, कोर जोन आता है, और एक ट्रांजिशन एरिया। कोर का मतलब क्या है, बहुत अंदर, मतलब कोई और नहीं आ सकता।
They comprise a strictly protected zone that contribute to conservation of landscape, ecosystem, species and genetic variation, ठीक है। बफर जोन में क्या है कि बफर जोन में थोड़ा आदमी आ सकता है, अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है, वो काम है, ठीक है, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, रिसर्च के लिए, ये सब कुछ। ट्रांजिशन जोन क्या है? द ट्रांजिशन एरिया इज वेयर द कम्युनिटीज फोस्टर सोशल, कल्चरली एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में देख लो। जैसे कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट हुआ है ना, नंदा देवी हुआ, कंचनजंगा हुआ, दिहांग दिवांग हो गया, मानस हो गया, दिब्रू सिखा, नोकरेक हो गया, ठीक है, सुंदरपाल, सिमली हो गया, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, रेंज ऑफ कच्छ हुआ, सीसा चल्लम हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्था मलाई केरला में, ग्रेट निकोबार हुआ, अचानक मार, ठीक है, अमरकंटक जो भी है, ये बहुत बड़ा नाम है थोड़ा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग इंडिया के, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडिया के टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है। कुछ टाइगर रिजर्व में, जैसे उत्तराखंड में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? जिम कॉर्बेट हो गया टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? जैसे दुधवा हो गया, पीलीभीत, रानीपुर हो गया। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश की, तो कामलंग हो गया इसमें, ठीक है, कामलंग हो गया, नामदफा हो गया, पक्की रिजर्व हो गया, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? अरुणाचल प्रदेश में हो गया। असम में कौन है? कालीरंगा हुआ, मानस हुआ, नामेरी हुआ, ओरांग हुआ। मिजोरम में दम्पा टाइगर रिजर्व है। वेस्ट बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और झारखंड में पलामू है, ठीक है। उड़ीसा में सतकोसी और सिमलीपाल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदास, इंद्रावती, उदंती, सीतापुर, अर्चानक, ठीक है। ये तेलंगाना में कौन कौन सा है? अमराबाद हुआ, काबई हुआ। आंध्र प्रदेश में क्या है? नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, ठीक है। तमिलनाडु में क्या? अन्नामलाई, मदुंतराई है ना, मधुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुत्तूर, मेघामलाई, ठीक है। केरला में कौन कौन सा है? परम्बिकुलम, पेरियार। कर्नाटक में बांदीपुर, बांद्रा, बीलगिरी, ठीक है, नागरहोल, काली। महाराष्ट्र में बोर हुआ, मालेघाट हुआ, नवेगांव, नगजीरा, पेंच टाइगर रिजर्व हुआ, सादरी हुआ, तदोबा अंधारी हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन है? बांधवगढ़ हुआ, कान्हा हुआ, पन्ना हुआ, पेंच हुआ, संजय दुबरी हुआ, सतपुरा हुआ, बीरंगन, दुर्गावती हुआ, रातापानी हो गया, माधव टाइगर रिजर्व हो गया। राजस्थान में मुकुद्रा हिल हो गया, रामगढ़ हो गया, रामगढ़ बिस्तरी, जहाँ पे भी स्टेटसमेंट करने की बात कर रहे हैं ना, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया। सरिस्का में कन्फ्यूज जाते लोग, बट सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में। धौलपुर, करौली भी राजस्थान में। तो ये सारे क्या है? टाइगर रिजर्व हो गए, सारे के सारे टोटल एक साथ आपके, ठीक है। इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना बाद में बैठ करके, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेशनल पार्क की। कुछ नेशनल पार्क कौन कौन से कहाँ पे हैं, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल पार्क क्यों नहीं आ सकता। जैसे लद्दाख का है, वो कहाँ पे है? एमएस पे है। हिमाचल प्रदेश का कहाँ है? ग्रेट हिमालयंस, इंदर किला हुआ, खीर गंगा हुआ, पिन वैली हुआ, सिम्बलवारा हुआ, ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर क्या है? दाची गाँव हुआ, किश्तवाड़ हो गया, काजीनांग हो गया, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में कौन सा है? कालीसर हुआ, सुल्तानपुर हो गया। राजस्थान कौन सा है? डेजर्ट है, केवलादेव नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हो गया, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया। गुजरात में ब्लैक बग हो गया, गिर हो गया, मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ, बसंदा हो गया, ठीक है। माधव मध्य प्रदेश में कौन है? बांधवगढ़ हो गया, डायनासोर फॉसिल्स हो गया, घुघुआ फॉसिल हो गया, ठीक है। कान्हा, कूनू, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा, वन विहार, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में चंदौली हो गया, ठीक है, गुगामाल हो गया, नवेगांव हो गया, पेंच हो गया, ठीक है। संजय गांधी बोरीवलाई महाराष्ट्र में है। तदोबा हो गया। गोवा में कौन है? मूलिम है गोवा में, ठीक है। कर्नाटक में कौन है? अंसी हुआ, बंदीपुर हुआ, बनेर घाट हुआ, कुदेरमुख हुआ, नागरहोल हुआ, कहाँ? कर्नाटक में है। केरला में कौन कौन से हैं? अनाईमुड़ी हो गया, इरावुकुलम हो गया, माथीकेतम सोला हो गया, पंबादूम सोला हो गया, पेरियार हो गया, साइलेंट वैली हो गया, केरल में है। तमिलनाडु में कौन सा है? गुंदी हुआ, गल्फ ऑफ मन्नार हुआ, इंदिरा गांधी हुआ, मधुमलाई हो गया, मुकुरतुरी हो गया, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कौन है? पापीकोंडा हो गया, ठीक है, राजीव गांधी, रामेश्वरम, श्री वेंकटेश्वरम हो गया, ठीक है। तेलंगाना में कौन है? महावीर, हरिना हो गया, बनस्थली, कुरु ब्रह्मानंदा रेड्डी हो गया, मुरुगवानी हो गया, ये सब कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन है? गुरु घसीदास हो गया, इंद्रावती हो गया, कांगेर वैली हुआ, उड़ीसा में भीतरकनिका हो गया, सिमलीपाल हो गया, झारखंड में बेतला हो गया, वेस्ट बंगाल में बुक्सा हो गया, गुरुमारा हो गया, जलदापरा हो गया, ठीक है, न्योरा वैली हो गया, सिंगालिया हो गया, सुंदरबन हो गया, ये सब कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। अंडमान निकोबार में देख लो कौन कौन से हैं। अंडमान और निकोबार में कैंपवेल हो गया, गैलीथिया हो गया, गैलीथिया भी टर्टल भी होते हैं, महात्मा गांधी मरीन हो गया, मिडिल बटन आइसलैंड हो गया, माउंट हैरियट हो गया, है ना, नॉर्थ बटन आइसलैंड हो गया, रानी झांसी मरीन हो गया, सेडल पीक हो गया, साउथ बटन आइसलैंड हो गया, ठीक है। त्रिपुरा में कौन कौन से आते हैं? त्रिपुरा देख लो, एक मिनट, हाँ ये ओके।
गॉट इट। त्रिपुरा में कौन सा तिरहुन में वाइसन हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, ठीक है। मिजोरम में मुरलेन हो गया, और ये पवनगुई ब्लू माउंटेन, अगर ब्लू माउंटेन से कोई क्वेश्चन आ रहा है वो मिजोरम में है, ठीक है। मणिपुर में क्योला लमझाऊ हो गया, सिरोडी हो गया, ये मणिपुर में है। नागालैंड में इतांकी है, मेघालय में बाल पक्कोम और नौकरीक हो गया। असम में कौन है, दिब्रू सिखोई है, देहांग पटकाई है, रायमोना हो गया, काजीरंगा मानस, नामेरी, ओरांग, सिक्खा, जलभाव, कौन सा है ये असम में है सारे। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग हो गया, नामदफा हो गया। कंचनजंगा सिक्किम में है। वाल्मीकि केवल एक कहाँ पे है, बिहार में। उत्तर प्रदेश में केवल एक है, कहाँ, दुधवा में। उत्तराखंड दुधवा लखीमपुर खीरी साइड में पड़ता है ये, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन से है, गंगोत्री हुआ, गोविंद पशु विहार हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हुआ, राजा जी हो गया, वैली ऑफ फ्लावर हो गया। हिमाचल प्रदेश में पहले ही बता दिया था, ग्रेट हिमालय, सिंदरकिला, खीर गंगा, पिन वैली और सिम्बल वारा। तो ये सब कहाँ हो गए आपके नेशनल पार्क, ये सारे के सारे हो गए आपके एक साथ में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मणिपुर की हालत तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस टाइम पे यार, पता नहीं लोग आपस में क्यों ही लड़ते हैं इतना यार। चलो ठीक है यार, जो भी है क्या कर सकते हो उसके लिए। आई होप वी कैन प्रे ओनली कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए यहाँ पे। देखो इंडियन कोस्टल प्लेन के बारे में कुछ बात करता हूँ, जैसे कि मतलब ये थोड़ा हटके टॉपिक है, बट मतलब 2 या 3 मिनट चाहिए बस, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे गुजरात वाला है ना, ये कच्छ का एरिया पड़ता है, यहाँ पे काठियावाड़ है, ठीक है। ये गुजरात प्लेन है यहाँ पे। अब गुजरात प्लेन से महाराष्ट्र वाली साइड में जब आएंगे ना, यहाँ तक गोवा से पहले, तो ये सब बोलते हैं, इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद गोवा वाला जो कोस्ट होता है उसको कनारा कोस्ट बोलते हैं। फिर गोवा से केरल वाला पूरा जो एरिया बेल्ट पड़ता है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये तमिलनाडु वाला कोस्ट है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और ये होता है नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। और ये है उत्कल प्लेन, ठीक है। उत्कल प्लेन के बाद ये तमिलनाडु का प्लेन पड़ता है, ये आंध्रा, और ये उत्कल प्लेन। और उड़ीसा वाला जो प्लेन है ना, इसको बोलते हैं उत्कल प्लेन, ठीक है। ये पता होना चाहिए क्योंकि जनरली नहीं पता होता ये, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ब्लू फ्लैग के बारे में। ब्लू फ्लैग इंडिया ने ज्वाइन किया था 2018 में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो ब्लू फ्लैग है ना, वो इंडिया ज्वाइन किया था 2018 में, ठीक है। और फिर ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करता है डेनमार्क के एक NGO है, ठीक है। एनवायरनमेंट एजुकेशन एनवायरनमेंट का NGO है ना, ब्लू फ्लैग का वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। मैंग्रोव के बारे में देख लो, देखो मिस्ट्री प्रोग्राम जो है ना 5 जून 2023 में चालू किया गया था, मिस्ट्री प्रोग्राम, ठीक है। मैंग्रोव के बारे में देख लो आप एक बार यार। मैंग्रोव कहाँ का, सॉल्ट मैंग्रोव का काम क्या क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो साल्ट टॉलरेंट होते हैं, ठीक है। एरियल रूट्स होती हैं, इसको एरियल रूट को न्यूमाटोफोर्स बोलते हैं, न्यूमाटोफोर्स, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है, थोड़ा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ उसके लिए सॉरी यार, ठीक है। ऑक्सीजन एब्जॉर्बर होता ही है, ठीक है। एरियल रूट्स होती हैं इसमें, न्यूमाटोफोर्स, ठीक है। और प्रॉप रूट्स होती हैं जो कि एंकर और स्टेबिलिटी मेंटेन रखती हैं। अगर कितना भी साइक्लोन आ जाए, कितना भी मतलब हवाएं तेज चल जाएं, पर इसको साइक्लोन को भी रिड्यूस करने का काम करती हैं, मतलब हवाओं को बहुत और सोइल इरोजन में बहुत अच्छा काम करती हैं, कोस्टल इरोजन नहीं होने देती हैं, ठीक है। सोइल के कंजर्वेशन में बेस्ट काम करती हैं। बीवी पेरीज होती हैं, लिव बर्थ एंड डिस्पर्सल, मतलब बीवी पेरी और कार्बन स्टोरेज में बहुत अच्छा काम करती हैं, ब्लू कार्बन सिंक के लिए। इंडिया में जो मैंग्रोव की लोकेशन है ना, वो कहाँ पे है, ऑल ओवर। देखो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की मैंग्रोव की कंडीशन हर जगह नहीं पाई जाती है, पूरी कोस्टल एरियाज पे नहीं है, कहीं ना कहीं छोटी है। जैसे मुंबई थाने क्रीक पे है महाराष्ट्र में, गुजरात के कच्छ एंड खंबत में है, पाचीवरम तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में, भीतरकनिका उड़ीसा में, और सुंदरबन में। सबसे हाईएस्ट कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन में बताया था गुजरात, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये मैं उतनी देर से कह रहा था ना NGT के बारे में, तो NGT यहाँ पे लिखा है सब कुछ NGT के बारे में। NGT जो है ना, वो कौन कौन से जो कानून है ना उनके बारे में स्ट्रेटजी लीगल प्रोवाइड करती है। वो कौन कौन से, जैसे वाटर कंजर्वेशन का कोई अगर केस आ गया, तो अगर सेस आ गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट आ गया अगर 1977 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया, या फिर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, तो इन सब में NGT लॉ देखती है, इंडियन NGT इन सब के केस देखती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस पे काम करती है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और NGT कैन हैंडल सिविल केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट राइट्स एज हेल्ड सियोमोटो पावर, सियोमोटो केस भी ले सकती है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो मेंबर का टेन्योर होता है 5 ईयर और 65 ईयर तक, अंटिल पॉलिसीज ऑफ नो रीअपॉइंटमेंट अलाउड, ठीक है। और प्रिंसिपल बेंच इसकी न्यू दिल्ली में है, और इसकी पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई में भी इसकी बेंचेस बनी हुई हैं, ठीक है।
और बस ठीक है, इसका इतनी काफ़ी है हमारा। इसका 2010 में बना था, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। कैंपा फंड के बारे में देख लो। कैंपा फंड जैसे बोला 2016 में जो बनाया है कैंपा फंड, उसका क्या है? कैंपा फंड इज अ नेशनल लेवल कॉर्पस फंड वेयर द कंपनसेशन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर एजेंसी लाइक इंडस्ट्रीज व्हेन द फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पज इज डिपॉजिट, ठीक है। फंड इज यूटिलाइज फॉर द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और असिस्टेंट नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट में, ठीक है। इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है? मैक्सिमम इंक्रीज हुए फॉरेस्ट में कहाँ पे? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। और मैक्सिमम लॉस कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, लद्दाख एंड नागालैंड में। बट लॉस होने के बावजूद में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप हाईएस्ट कवर्ड बाई मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके अंदर बात करता हूँ, इंडिया की ना रिवाइज कर दी गई का कोस्टल लाइन जो है ना वो रिवाइज की गई है। तो इंडिया की कोस्टल लाइन रिवाइज करने के बाद में इंडिया की कोस्ट लाइन बढ़ गई है, ठीक है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन में सबसे हाईएस्ट किसकी कोस्ट लाइन हुई? अंडमान एंड निकोबार, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, नाम तो वो तो सेम ही है, बट ये नंबर्स है उसका रिवाइज कोस्ट लाइन के हिसाब से इंडिया की कोस्ट लाइन बढ़ गई है। अब इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन एरिया हो गई 11,098.81, ठीक है, टोटल मिला के। उसका एक देख लो पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज अपराइट रहेगा। पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट रहेगा पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, प्लांट एंड इकोसिस्टम में, ठीक है। इन्वर्टेड रहेगा ट्री इकोसिस्टम में, अगर पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पिरामिड ऑफ बायोमास में बात कर रहा हूँ टेरेस्ट्रियल की इकोसिस्टम की, तो अपराइट रहेगा। और मैं अगर एक्वेटिक की बात कर रहा हूँ तो क्या रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए, क्या क्वेश्चन हो सकता है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूएंट केमिकल्स और अदर सब्सटेंस इन ऑर्गेनिज्म। मतलब मान लो कि एक आदमी का मोटा पेट अपने आप बढ़ते जा रहा, उसका पेट बहुत मोटा हो गया, ये क्या बायो एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है कि एक ट्रॉपिकल लेवल में कुछ कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे मान लो कि प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन इंक्रीज द कंसंट्रेशन इन ईच ट्रॉपिकल लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब जैसे मान लो कि लेट्स सपोज कि फिश है, ठीक है, मछलियाँ हैं। तो पहले किसी मछली ने कुछ खाया, उसके पेट में प्लास्टिक, मछली को आदमी ने खा लिया, उसके पेट में प्लास्टिक, आदमी फिर किसी और ने खा लिया तो उसके पेट में प्लास्टिक। मतलब एक क्या है कि मैग्नीफाई होती है चीज़ें। मैग्नीफाई मतलब इनलार्ज होना, किसी साइज का बड़ा होना, तो ये बायो मैग्निफिकेशन होता है। जो नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम है उसमें 4 मेन पॉल्यूटेंट को चेक करते हैं। वो कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड PM2.5 एंड PM10, ठीक है, इनको चेक करते हैं मोस्टली। कुछ रूल्स हैं, वो कौन से रूल हैं? जैसे हैजार्ड एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हैं। हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टरी मूवमेंट। मतलब क्या है कि मान लो कोई प्लास्टिक लेके आया है, कोई कचरा लेके आया है, कोई हैजार्डियस सब्सटेंस लेके आया है, तो हमारे यहाँ डंप करके चला नहीं जाएगा। तो उसके लिए भी रूल्स हैं कि कैसे डिस्पोज करना है। हमारे यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी अदर कंट्रीज़ को भी हमारे यहाँ डंप करने के लिए, या फिर हम कहीं डंप कर रहे हैं तो उसके लिए रूल्स बने होते हैं। तो वो कौन से रूल्स हैं? 2016 के रूल्स हैं। ई वेस्ट जैसे हुआ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूल्स कौन से? 2022 के हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2026 के लेटेस्ट अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। रूल्स बनाए गए हैं और पब्लिश किए गए, नॉट लॉन्च किए गए, पब्लिश किए गए हैं। बायो मेडिकल वेस्ट जो है ना रूल्स, वो है 1998 की, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट में के अंदर ही है, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हैं, जिसको लेटेस्ट में 2022 में बनाए गए थे। बैटरी मैनेजमेंट रूल्स 2001 के हैं, जो कि लेटेस्ट में जारी किए गए थे 2022 में। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हैं, पर लेटेस्ट उसके 2025 में आए थे। हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टरी रूल्स 2016 के, मैं बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये टोटल हो गए आपके इन्वायरमेंट की एक पूरा स्लाइड, ठीक है। लेकिन कुछ और है जो अब मुझे बतानी है। इन्वायरमेंट के कुछ लेटेस्ट जो है कौन से इन्वायरमेंट के रूल्स हैं, कौन से कंजर्वेशन साइट्स हैं, और कौन से उसके वो बनाएंगे, मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन सी है, तो उन सब के बारे में बात करनी है। बट ऑलरेडी ये वीडियो 1 घंटा 18 मिनट का हो गया है और मैं थोड़ा थक भी गया हूँ यार इसको बोलते अब से। काफ़ी जगह मतलब सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पाया, मतलब कुछ ना कुछ, और काफ़ी फास्ट मैंने शायद बोला है, तो आप उसको वीडियो थोड़ा स्लो करके देख लेना थोड़ा, ठीक है। और नया तो थोड़ा धीरे धीरे हो पाएगा, बट जितना पढ़ाया गया उतना समझ जाओगे, कर लोगे, इतना सफिशिएंट है। जहाँ भी क्वेश्चन दिखेगा आप कर लोगे आराम से, क्योंकि इतना सही से इसको बताया गया आपको, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाद बाकी नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो बना के, वो जो कंजर्वेशन के हैं तो उसकी मैंने स्लाइड्स तो बना के रखी हैं ऑलरेडी, फिर उसको मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो और ठीक है फिर, और क्या है।
बस बाकी आपका लेखपाल का एग्ज़ाम अच्छे से जाए, और क्या ही मेरा कहना है यार, 21 मई को पेपर है, अच्छे से हो जाए। और बाकी तो पता ही यूपी की कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई गई है SI के लिए, ठीक है। आई होप कि इतना लेखपाल का तो नहीं जाना चाहिए, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा आगे का। चलो ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय। आप मुझसे ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करो, मस्त रहो, बिंदास रहो।